वंदे मातरम साथियों, विशेषकर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के मैं आज उपस्थित हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग के द्वारा कल यानी दिनांक 21 जुलाई 2022 को एक आदेश निकाला गया है, परिपत्र निकाला गया है, जिसमें समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिव और प्रमुख शासन सचिव के सहित समस्त विभाग के अध्यक्ष, जिसमें संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर से, उन सबको संबोधित करते हुए आदेश निकाला हुआ है। और इसका जो परिपत्र का जो टॉपिक है या विषय है वो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि आरपीएससी और अन्य जो भी भर्ती विभाग एजेंसियां हैं, उन्होंने ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू से ही अपना रखा है। अब राज्य सरकार ने आदेश निकाला है कि सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा वो ऑनलाइन होगा। आपको काफ़ी हद तक जो भी बार बार प्रमाणीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अगर प्रमाणित हो जाएंगे तो आपको किसी भी भर्ती में बार बार न तो आपको डॉक्यूमेंट इधर उधर ले जाने पड़ेंगे। और जैसे आरपीएससी ने किया हुआ है कि एक बार ओटीआर करने के बाद में आप आरपीएससी का कोई भी फॉर्म भरेंगे किसी भी वैकेंसी का, तो आपको बार बार अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह को बार बार शो करने की जरूरत नहीं है। आपके एसएसओ आईडी से वो ऑटो आ जा रहा है। अब इसमें ओटीआर में भी जैसे कुछ समस्याएं हुई थी, उस समस्याओं में दो बातें थी कि कुछ तो जो भी अभ्यर्थी थे उनकी भी गलती थी, कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स भी थे। अब उसमें सबसे बड़ी समस्या जो कईयों के नाम, पिता के नाम वगैरह में आ रही थी, तो जिन्होंने आधार से ऑथेंटिकेशन किया था या जन आधार से किया था, उसमें अपडेट करवाने के बाद में आरपीएस ने पूरे 1 महीने का समय दिया है। अभी भी शायद समय डेट चल रही है, वो अपना ओटीआर है वो करेक्शन कर सकते हैं। उसमें एक समस्या अभी और आ रही है, जो आउट ऑफ स्टेट या जो राजस्थान के बाहर के जो अभ्यर्थी है उनके लिए भी समस्या आ रही है। तो बार बार कमेंट भी आ रहे हैं, मैंने वीडियो में भी कई बार कहा है कि अभी तक आरपीएससी के द्वारा इस संबंध में कोई भी स्टेप नहीं लिया गया। यानी अभी जो आउट ऑफ स्टेट किसी का सिलेक्ट हो गया है जो कि राजस्थान का मूल निवासी है, उसके लिए अभी आरपीएससी ने कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो हो सकता है बहुत जल्दी ऑप्शन दे दे, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की ये गलती हुई है। अब ये टेक्निकल भी हो सकती है, जल्दबाजी में भी हो सकती है, या आप ई मित्र पे फॉर्म भरवा रहे हैं तो वहाँ भी कई बार क्लिक हो जाता है। लेकिन जैसे भी हो, अभ्यर्थी अभी पुष्पेश में है कि क्या आउट ऑफ राजस्थान उड़ने के बाद का इनका जो भी संबंधित कैटेगरी उसमें उनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ और एक बार और आपको बता दूं कि आरपीएससी का ये सिस्टम है कि कोई भी भर्ती उस समय डॉक्यूमेंट नहीं मांगती। जब भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट का वैसे भी प्रमाणीकरण होता है, और उसमें आप जो भी मूल निवास वगैरह या जो अगर बता देंगे तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों के लिए टेंशन रहता है, और आरपीएससी से कई बार बात भी की है स्टूडेंट्स ने, तो आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्दी इसमें कुछ ना कुछ अपडेट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये जल्दी हो जाएगा, ताकि जो भी परेशान है स्टूडेंट्स, खास करके जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, उनके समस्या का समाधान हो जाएगा। अब जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो परिपत्र जारी हुआ है उसके संबंध में क्या विशेष बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड और अन्य भर्ती विभागों द्वारा की जाने वाली भर्तियों में अभ्यर्थियों को बार बार दस्तावेजों के प्रमाणीकरण से छुटकारा देने के लिए वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम, जैसे वो ओटीआर था, ये ओटीवी है, अब लागू करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय और डिग्री डिप्लोमा जारी करने वाले संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए डिजिटलाइज डाटा के आधार पर शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जाएगा। यानी ये अभी प्रस्तावित है, और किस तरीके से होगा ये मैं आपको बता दूं। जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड, अन्य विभागों द्वारा यानी भर्ती जो भी विभाग है उनके द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि आरपीएससी वगैरह ने शुरू कर दी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व अन्य विभागों द्वारा दस्तावेजों के ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए निम्न निर्देश प्रदान किए जाते हैं। यानी जो पूरा सिस्टम है वो कैसे होगा, किस तरह से काम करेगा। तो भर्ती पोर्टल पे दस्तावेजों के ऑनलाइन वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले चरण में क्या होगा वो आपको बता रहा हूँ। प्रथम चरण का सत्यापन होगा, कैसे होगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाना होगा, अनिवार्य होगा। अब जैसे आरपीएससी वगैरह ने पहले शुरू कर दिया, लेकिन जहाँ भी होगा ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय ही अभ्यर्थी द्वारा भर्ती पोर्टल पे ऑनलाइन फॉर्म में शैक्षणिक योग्यताओं की पूर्ति, यानी आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बाद में अगर आपकी प्रशैक्षिक डिग्रियां हैं, बीएड, एसएससी या डीपीएड या जो भी आपकी इंजीनियरिंग वगैरह जो भी डिग्रियां हैं, उनके बारे में कॉलम और पैरामीटर्स तथा डिग्री, जैसे बोर्ड, विश्वविद्यालय, वर्ष, रोल नंबर, किस साल में आपने उस उक्त जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण की, कौन कितने रोल नंबर थे, उनका द्वारा उल्लेख स्वयं द्वारा किया जाएगा। ये सारी डिटेल्स है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में ऐड हो जाएगी। यानी अभी जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन में
कुछ लिमिटेड डाटा हो रहे हैं, लेकिन इसको और इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। और उपरोक्त शैक्षणिक योग्यताओं में से जिन शैक्षणिक योग्यता का डाटा संबंधित शैक्षणिक संस्था या बोर्ड द्वारा डिजिटल रूप में लिंक होगा, उनका सत्यापन स्वतः ही हो जाएगा। जैसे मान लो आपने 10वीं की मार्कलिस्ट अपलोड की और 10वीं का जो डाटा है वो डिजिलॉकर पे या बोर्ड की साइट पे ऑनलाइन उपलब्ध है, तो उसका वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर उसमें कुछ समस्या आएगी तो वो पेंडिंग बताया जाएगा। जिन डॉक्यूमेंट या दस्तावेज में डाटा लिंक नहीं होंगे वे दस्तावेज पेंडिंग हो जाएंगे। तो ये तो हो गया पहला चरण कि आपने डाटा या डिटेल्स जो भी अपलोड कर दी, उसके बाद में ऑटोमेटिकली जिन डिपार्टमेंट में, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें तो उनकी मार्कलिस्ट है, काफ़ी सालों की मार्कलिस्ट अब ऑनलाइन हो चुकी है, तो उनका वेरिफिकेशन ऑटो हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब कुछ जो नहीं होंगे उनका पेंडिंग होगा, उसके लिए दूसरा सिस्टम होगा या दूसरा स्टेप होगा। द्वितीय चरण का सत्यापन कैसे होगा कि द्वितीय चरण में सत्यापन में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड और अन्य विभागों द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी के पहले से ऑनलाइन या सत्यापित शैक्षणिक दस्तावेजों का मिलान कर, यानी आपने जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनका फिर वापस फिजिकली या भौतिक रूप से मिलान होगा दस्तावेजों का, और उनके मूल दस्तावेजों से मिलान करने के बाद में पुनः सत्यापित किया जाएगा, यानी रीवेरीफाइड किया जाएगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो और आपके पास में जो उपस्थित है भौतिक रूप में वास्तविक है वो सही है नहीं। क्योंकि आजकल कई तरह की समस्याएं आ रही है, कई लोग एडिट करके भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड वगैरह कर रहे हैं, तो या जो भी समस्या है उसके लिए शेष दस्तावेजों को भी भौतिक रूप से जांच कर उन्हें सत्यापित या वेरीफाइड किया जाएगा, ताकि भविष्य में अन्य भर्तियों में अभ्यर्थी के चयनित होने पर बार बार दस्तावेजों के सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब जैसे मान लो जो ऑनलाइन सत्यापन नहीं होंगे उनका सत्यापन है वो भौतिक रूप से होगा, और एक बार भौतिक रूप से सत्यापन होने के बाद में भविष्य की किसी भी भर्ती में अभ्यर्थी के लिए दोबारा जो भी डॉक्यूमेंट है उनके सत्यापन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो सरकार ले रही है और कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। और ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया मानक संचालन प्रक्रिया इस परिपत्र के साथ संलग्न की जा रही है, यानी जो किस स्टेप से होगी, किन किन तरीकों से होगी, उसका पूरा एक प्रोसीजर आगे दिया हुआ मैं आपको बता दूंगा। और भर्ती संस्थाओं, बोर्ड, विश्वविद्यालयों को व्यादिष्ट किया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाए तो इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें। यानी कि ये प्रमुख शासन सचिव द्वारा जो कल 21 तारीख का ये आदेश है, और इन सभी जो भर्ती संस्थाएं हैं उनको ये कहा गया है कि आपको इनका विशेष रूप से पालन करना है। और जो भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है या राजस्थान विश्वविद्यालय, जयनारायण विश्वविद्यालय या सुखाड़े विश्वविद्यालय, अजमेर विश्वविद्यालय जो भी है, वो भी उनको भी ये कहा जाएगा कि उनके जो भी मार्कलिस्ट वगैरह है वो भी ऑनलाइन करें, ताकि सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। और एक बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं होंगे, पेंडिंग होंगे, उनका भौतिक रूप से मिलान करने के बाद में उनको भी सत्यापित बार बार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये अभ्यर्थियों के लिए शुरुआत में थोड़ा सा लग सकता है कि ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया लग रही है, लेकिन अगर एक बार ये प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद में निश्चित रूप मतलब खास करके जो भी अभ्यर्थी है उनके लिए बहुत राहत मिल जाएगी। उनको बार बार ना तो किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की आवश्यकता होगी, ना किसी को वेरीफाई करने की जरूरत पड़ेगी, सारा काम है ऑनलाइन या ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब इसमें जो SOP होगी, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मानक संचालन जो प्रक्रिया होगी किस तरीके से होगा, तो जैसे एजेंडा इसमें लिखा हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस इज टू बी इम्प्रूव्ड फॉर द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इट्स ऑब्जर्व दैट द ज्वाइनिंग ऑर्डर्स आर गेटिंग डिलेड ड्यू टू मैनुअल प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब समस्या क्या आ रही है कि जैसे किसी विभाग में भर्ती होगी, उसके बाद में उसके नियुक्ति आदेश में काफ़ी समस्या आ रही है, काफ़ी डिले हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। उसका कारण क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी समय लग जाता है, कई बार कई दिन या महीनों तक लग जाते हैं। और इस समस्या से hence the online system should be available to verify the data online to reduce the time taken in the verification process। यानी वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो भी टाइम लग रहा है उसको कम करने के लिए ऑनलाइन जो डाटा वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो होना चाहिए। और जो ऑटो वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन द इनपुट डाटा में बी इम्प्लीमेंटेड फॉर फास्ट एंड एरर फ्री प्रोसेस। यानी इसमें क्या होगा, एक तो प्रोसेस है वो फास्ट होगा और एरर फ्री होगा, कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर ऑनलाइन बोर्ड की साइड से हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में जो पेंडिंग होंगे वो एक बार भौतिक रूप से सत्यापित हो जाएंगे किसी भी भर्ती में, तो आगे वाली भर्ती में स्टूडेंट को बार बार परेशान होना नहीं पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है जो कई दिनों में चलता था वो कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में हो जाएगा। तो ये अब इसमें क्या क्या सिस्टम होगा, जो भी फ्लो चार्ट होगा, यानी किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है, जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API फॉर स्टूडेंट्स डाटा इन डिजिटल फॉर्म। यानी जो भी संस्थाएं हैं वो स्टूडेंट को ये उपलब्ध कराएगी। अब इसमें कुछ ऑप्शन है, एक तो जैसे डिजी लॉकर है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिजी लॉकर की सुविधा दी हुई है। आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको आप
वहाँ चेक कर सकते हैं। और अधिकांश जो मार्क लिस्ट है लेटेस्ट जो पिछले सालों की, वो सारी डिजी लॉकर में उपलब्ध है, आप उन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंजन डीवीई होगा, यानी डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होगा, द सर्विस विल बी यूज्ड बाय द रिक्रूटमेंट पोर्टल टू वेरीफाई। और इस सुविधा को रिक्रूटमेंट पोर्टल जो होगा, जैसे आरपीसी वगैरह या जो भी पोर्टल होगा, वो उसको वेरीफाई करने में काम लेगा। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस होगी, सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड एपीआई जो संस्थान है वो प्रोवाइड करेंगे, यानी जैसे बोर्ड वगैरह वो पहले ही कर रहे हैं, उसके अलावा अन्य जो संस्थाएं होगी वो भी इस तरह की सुविधा प्रदान करेगी। और प्रोवाइडेड एपीआईज आर कंज्यूम्ड बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंजन, और उसके यानी जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे वो डिजी लॉकर या इस तरह की जो भी सुविधा होगी उसमें ये उपलब्ध होंगे। रिक्रूटमेंट पोर्टल इंटीग्रेट्स द APIs shared by document verification engine to verify the data digitally। और जो इनका डाटा है वो डिजिटली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में OTR या वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस क्या होगा, तो 2 स्टेप्स प्रोसेस होगा। फर्स्ट स्टेप में वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ द वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय ही डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। वो कैसे होगा कि रिक्रूटमेंट पोर्टल पे कैंडिडेट की जो साइट होगी, यानी कैंडिडेट साइड में, यानी इसके 2 ऑप्शन होंगे, वो कैंडिडेट साइड की तरफ से, यानी कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आपने आरपीसी वगैरह किया है। फिल द क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जो भी आपकी योग्यताएं वो भरनी पड़ेगी। और एंटर द इनपुट पैरामीटर्स, यानी उसमें आपको अपने जो भी पैरामीटर्स, यानी आपकी डिग्री है, बोर्ड है, और कौन से साल में आपने 10वीं 12वीं या जो भी ग्रेजुएशन वगैरह की है वो है, आपके रोल नंबर क्या थे, ये सारी डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपको इनपुट करनी पड़ेगी, यानी आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ 2 स्टेप में ये प्रोसेस होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो इंजन है वो API अवेलेबल है और API नॉट अवेलेबल। अगर API अवेलेबल है, यानी जो डाटा है आपने जो फीड किया है वो डाटा ऑनलाइन साइट पे है, जैसे बोर्ड की साइट पे या किसी यूनिवर्सिटी की साइट पे, तो वहाँ से क्या होगा, आउटपुट पैरामीटर्स, यानी टोटल मार्क्स है, मार्क्स ऑब्टेन, यानी कितने मार्क्स मिले, कितने प्राप्त हुए और कितने कुल मार्क्स थे, और इसके अलावा परसेंटेज वगैरह, इज रिट्राइव्ड यूजिंग API एंड शोन टू द कैंडिडेट। वो उस API से कैंडिडेट को शो हो जाएंगे। जैसे कि एक इसका छोटा सी झलक मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप कॉलेज का फॉर्म भरते हैं, तो कॉलेज के फॉर्म भरते के समय आपको जो पहली बार जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको सिर्फ रोल नंबर फीड करने होते हैं 12वीं के। इसके अलावा कैंडिडेट या स्टूडेंट का सिर्फ नाम का जो पहला कैपिटल लेटर है या पहला लेटर है, वो फादर के नाम का एक लेटर इंटर करके जब आप इंटर करते हैं और साल इंटर कर देते हैं कि कौन से साल में 12वीं की, तो आपके सामने स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स वगैरह सारे आ जाते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस होगा ये होगा, जिसमें ऑटोमेटिक जो डॉक्यूमेंट है वो जिसकी डिटेल्स हो जाएगी उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर वो सही है तो उसको आप जैसे वेरीफाई करने के बाद में आगे जब बढ़ते हैं ये कॉलेज का फॉर्म भरने के, उसी तरह से ये सिस्टम होगा और ये ऑटो वेरीफाइड हो जाएगा। अगर मान लो कैंडिडेट, अगर जैसे API अवेलेबल नहीं है तो कैंडिडेट नीड टू फिल द डिटेल्स। अगर मान लो जैसे मैंने अभी जो उदाहरण दिया कि आपने, जैसे आप अगर उसमें आपकी डिटेल भर रहे हैं, आपने जैसे 10वीं 2015 में की और उसमें आपके 10वीं रोल नंबर भरने के बाद में अगर वो डाटा ऑनलाइन API अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स कितने हैं, कितने में से आए, कितने परसेंटेज हो गए, वो अपने आप आ जाएंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो फिर आपको वहाँ पर आपको डिटेल्स अपनी फीड करनी पड़ेगी कि यानी जैसे 10वीं आपने इस साल में की, उसमें इतने कुल मार्क्स थे, उसमें से प्राप्तांक इतने थे और इतने परसेंटेज बने, ये सारी आपको मैन्युअली फीड करनी पड़ेगी। और वेरिफिकेशन स्टेटस विल बी शोन एज पेंडिंग, और वहाँ आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग शो होगा, क्योंकि आप फीड कर रहे हो उसकी फिर वेरिफिकेशन होना शेष रहेगा। लेकिन अगर API अवेलेबल है, जैसे कि मैंने बताया कि कॉलेज के फॉर्म के समय में, तो वहाँ ऑटोमेटिकली आपकी जो डिटेल रोल नंबर बनने के बाद में आपके सारे मार्क्स है ऑटो शो हो जाएंगे और ऑटो वेरीफाइड हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली या ऑलरेडी बोर्ड की साइट पर पड़े हैं। जो दूसरा या प्रोसेस जो होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, वो कैसे होगा, एक सैंपल के रूप में उदाहरण दिया हुआ है। जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन या OTR विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। और फॉलोइंग इज द डेमो स्क्रीन फॉर OTR कैसे होगा, ये डेमो है आपके सामने समझाने के लिए बताया हुआ है कि जैसे सबसे पहले तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे OTR के लिए, उसके बाद में सबसे पहले आर यू ये रेजिडेंट, राजस्थान रेजिडेंट कैंडिडेट, तो ये यहाँ सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ इस बार हुई है, तो यहाँ अगर राजस्थान के मूल निवासी तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। कई लोगों ने इस पर गौर किया नहीं और जो डिफ़ॉल्ट जो नो आ रहा था तो नो हो गया, या ये जो भी आ रहा था कुल मिला के इसमें गलती हुई। तो आपको एक एक जो कॉलम है वो ध्यान से देखना है। उसके बाद में यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ सबके आगे स्टार लगा हुआ है, जिसके भी आगे स्टार लगा हुआ है इसका मतलब वो मैंडेटरी है, अनिवार्य है, आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में इंटर द जनाधार ID, आपको अपना जनाधार बनना है। सबसे बड़ी समस्या लोगों की इस कारण से हुई कि जनाधार में नाम अलग है, 10वीं 12वीं के रिकॉर्ड में नाम अलग है, तो इस कारण से
OTR में जो भी डाटा लिया गया है, नाम या नाम की स्पेलिंग है, फादर के नाम की स्पेलिंग है, वो जन आधार से लिया गया है। और जबकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं 12वीं कर ली, कॉलेज कर ली, या किसी भी कंपटीशन में आप भाग ले रहे हैं, उस समय आपके जो नाम की जो स्पेलिंग है उसमें फ़र्क है और जन आधार में फ़र्क है, तो वो डाटा जन आधार से लेगा और वो डाटा मिसमैच हो जाएगा। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, जैसे मैं अभी काफ़ी वीडियो में मैंने 10वीं 12वीं के जो स्टूडेंट है उनको भी बताया कि आप सबसे पहले अपना जन आधार ऑथेंटिकेट करें, जन आधार को आप सही कराएं। जैसे कि आपके नाम की स्पेलिंग में कोई फ़र्क है, स्पेस वगैरह है, या पिताजी के नाम के स्पेलिंग में कोई फ़र्क है, तो वहाँ आप जन आधार को पहले अपडेट करवाएं अपने जो भी रिकॉर्ड है 10th 12th के हिसाब से। उसके बाद आप अगर ये OTR करेंगे तो आपकी समस्या नहीं आएगी। और फिर जन आधार मेंबर ID है, वो आपको यहाँ स्पीड करनी है अपनी, जो भी जन आधार में अलग अलग मेंबर की ID होती है, उसके बाद आपको यहाँ आधार नंबर फीड करना है। तो आपको आधार और जन आधार है वो सही करवाना है, अपडेट करवाना है, तभी ये काम करना है। उसके बाद कैंडिडेट का नाम है, संभवतः अगर आप आधार और मेंबर ID भरेंगे और जन आधार भरेंगे तो आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको देखना है। उसके बाद में आपका जेंडर है, मेल फीमेल है, वो भी चेक करना है। फादर का नाम है वो आपको यहाँ देखना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ फीड करनी है। अब इसमें जब होगा तो पता चल जाएगा कि फीड करनी है या ऑटो आ जाएगी। ज़्यादातर तो जन आधार से डाटा अगर लेगा तो ऑटो आ जाएगी। मोबाइल नंबर अगर होंगे जन आधार में तो आपके आ जाएंगे, नहीं तो आपको फीड करने, ईमेल ID भी आपको फीड करनी है। तो अब जब भी आप जन आधार या आधार अपडेट करवाएं, मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि आप आधार में अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल ID ये ज़रूर अपडेट करवाएं, क्योंकि कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मोबाइल पे मैसेज नहीं आता है, OTP नहीं आता है, तो ईमेल में आ जाता है। तो आप अपने ईमेल को भी अपडेट करवाएं आधार में। दूसरा है स्टेप 2, आफ्टर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट विल फिल द क्वालिफिकेशन डिटेल। यानी एक बार ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जिसमें आपको पता है कि क्या क्या डिटेल्स आएगी, तो जन आधार आधार ये आ जाएगा। उसके अलावा कैंडिडेट का नाम, जेंडर, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल ID, ये कुछ 6 चीज़ें हैं वो आपको यहाँ आएगी। उसके बाद में आपको बाकी जो पैरामीटर्स है वो आपको एंटर करने पड़ेंगे। कैंडिडेट विल एंटर द इनपुट पैरामीटर्स जैसे डिग्री, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर, रोल नंबर वगैरह इन द फॉर्म विच विल फर्दर call the document verification engine API to get the result of the candidate based on the input data। यानी जैसे आप इनपुट डाटा फिट करेंगे आपका ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट या चेक कर लेगा कि आपके जो डाटा ऑनलाइन पड़े हैं उसमें और उसमें कोई मिसमैच तो नहीं है, या आप जो डाटा फीड कर रहे हैं और वास्तव में जो वेबसाइट पे है वो सही है या नहीं है। और इसके अलावा जैसे कौन कौन से डाटा होंगे, द रिजल्ट पैरामीटर्स जैसे टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड परसेंटेज विल बी डिस्प्लेड ऑन द पॉपअप स्क्रीन। आपकी पॉपअप स्क्रीन पे, यानी जब आप फीड करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे ये शो होना शुरू हो जाएंगे। और कैंडिडेट कैन फर्दर वेरीफाई द डिटेल्स, और आपको वेरीफाई करना है कि जो डिटेल्स आपने रोल नंबर भरे हैं उसके बाद में अगर आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली शो हो रहे हैं तो आपको चेक करना है कि वास्तव में वही मार्क्स है जो आपके आए हुए हैं, तो आपको उसको वेरीफाई करना है। और इफ़ द डाटा फाउंड करेक्ट देन इट वुड बी डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ द डिसेबल्ड मोड। अगर सही है तो डिसेबल्ड मोड में होगा, यानी आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। एंड द स्टेटस ऑफ द रिकॉर्ड इज मार्क्ड ऑटो वेरीफाइड, तो ऑटो वेरीफाइड हो जाएगा। और अगर इन केस इफ़ द डाटा इज एंटर्ड इज मैनुअल स्टेटस इज मार्क्ड एज पेंडिंग, लेकिन अगर डाटा नहीं आ रहा और आप मैनुअल भर रहे हो तो आपके पेंडिंग आ जाएगा। यानी इस तरीके से आपको यहाँ जैसे दिया हुआ है, ये सीनियर सेकेंडरी है, इसके अलावा ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसके अलावा अदर जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो सारी डिटेल्स यहाँ आपको किस बोर्ड से भरी है, आपकी फैकल्टी आर्ट्स साइंस कॉमर्स क्या थी, कौन से साल में है, या रोल नंबर वगैरह क्या होंगे, सब्जेक्ट क्या होंगे, मिनिमम मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, आपके कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, परसेंटेज क्या होगा, और परसेंटेज बेस था या कुछ था, जो भी ये है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। अगर ऑटो जैसे इसमें यहाँ पहले में आपने 10वीं की रोल भर दिया कि 10वीं कहाँ से की, राजस्थान अजमेर से की, उसके बाद में रोल नंबर वगैरह या ईयर भर दिया, उसके बाद आगे की डिटेल अगर ऑटो आ जाएगी और परसेंटेज सब आ जाएंगे और आपके मैच होगा, आप जो फीड करेंगे वो मैच होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ वेरीफाइड आ जाएगा। और अगर इसमें कुछ फ़र्क आ रहा है तो आपको यहाँ पेंडिंग का ऑप्शन शो होगा। उसके बाद में आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो इसके बाद में जैसे यहाँ इस तरह का पॉपअप आएगा कि जैसे आप डिटेल 10वीं की भरेंगे तो आपको कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, फादर का नाम आ जाएगा, मदर का नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मार्क्स कितने प्राप्त किए, और बोर्ड का नाम आ जाएगा, और डॉक्यूमेंट में क्या है तो मार्क लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद में क्लिक टू वेरीफाई द फेच्ड डिटेल्स आर करेक्ट। अगर आपकी जैसे आपने जो भी रोल नंबर वगैरह भरे उसके बाद में ये डिटेल आ रही है और ये डिटेल आपकी सही है तो आपको यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है। और अन्यथा आपको अगर आप में इसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है तो फिर अलग बात है। और अब यहाँ वेरीफाई पे आप क्लिक करते ही ये पॉपअप स्क्रीन हट जाएगी और आपके यहाँ जो है यहाँ आपके वेरीफाइड का ऑप्शन आ जाएगा, यानी यहाँ आपके वेरीफाइड हो गया। अब आपको दोबारा इसको वेरीफाई करने की आवश्यकता भविष्य में नहीं रहेगी। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद में
स्टेप 2 में वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ फिलिंग स्क्रूटिनी फॉर्म, यानी जब आप स्क्रूटिनी का फॉर्म भरेंगे उस समय आपको क्या होगा, तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाने के बाद में दो तरह के ऑप्शन होंगे इसमें, एक कैंडिडेट साइड होगी, एक डिपार्टमेंट साइड होगी। कैंडिडेट साइड में जैसे आपने कोई एग्जाम क्वालिफाइड कर दिया, उसके बाद में जो स्क्रूटिनी जो फॉर्म है वो आपको फिल करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स विल बी फेच्ड फ्रॉम द इज एप्लीकेशन, यानी आपकी जो एप्लीकेशन आपने जब भरी है जिसमें आपने OTR किया है तो उसमें सारी डिटेल्स वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, अगर APA अवेलेबल है तो। APA अवेलेबल नहीं है तो फिर वो अलग बात है। तो अब जैसे कैंडिडेट नीड टू फिल द डिटेल्स एंड अटैच द डॉक्यूमेंट्स मैन्युअली, आपको अब क्या करना है कि जैसे आपकी जो डिटेल्स होगी उसमें आपको कुछ डिटेल्स मैनुअल फिल करने के बाद में उसके जो फोटोकॉपी है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे आपके 10वीं का डिटेल्स आ रही है तो आपको 10वीं की मार्कलिस्ट आपके जो पास में है उसकी PDF या JPG जो है, JPG फॉर्मेट जो भी आपको वहाँ उस समय मांगेगा उसमें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और वेरिफिकेशन विल बी डन एट द बाय द रिक्रूटमेंट बॉडीज ऑनलाइन, और जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन होगा। जैसे कि आपने अगर देखा हो तो जैसे STC वगैरह का जो फॉर्म भरते हैं, और खास करके कोरोना के काल में ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन हुआ था कि कैंडिडेट जब इधर उधर नहीं जा सकते, सारे उनके साधन बंद थे, तो उस समय जो स्टूडेंट का BSTC या DLED में सिलेक्शन हुआ था उनके डॉक्यूमेंट को उन्होंने पहले तो मैन्युअली फिल किया था, उसके बाद में अपनी PDF वगैरह है वो कॉलेज में अपलोड की थी और वहाँ से उन्होंने वेरीफाई किया था। और उसके बाद में जब वो कॉलेज खुली तो छात्रों ने जाकर के वहाँ उनका मिलान करवाया था। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होगा। या अगर आपको ध्यान हो तो अभी जैसे कुछ महीने पहले ही टीचर्स लेवल 1 की जो भर्ती हुई थी, जिसमें पिछली रेट के आधार पे जो भी कैंडिडेट उनका सिलेक्शन हुआ था, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो सिस्टम था वो भी यही था कि साला दर्पण पे एक लिंक दिया था जिसमें कैंडिडेट्स ने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड किए थे। उसके बाद में कुछ टीमें बनाई गई थी जिन्होंने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया था। अब उन्होंने ऑनलाइन जो भी आपने अपलोड किया उसको वापस आपके हार्ड कॉपी के साथ में मिलान किया था और उसके बाद में उसको वेरीफाई किया था। उसके वेरीफाई होने के बाद में उनको ये पोस्टिंग अभी दे दी गई है महीने भर पहले या किसी को 2 महीने पहले। तो इस तरीके से ये सिस्टम है वो अब हर डिपार्टमेंट में शुरू होने जा रहा है। और इसमें होगा कि वेरिफिकेशन विल बी डन बाय रिक्रूटिंग बॉडीज ऑनलाइन एंड द वेरीफाइड डॉक्यूमेंट डिटेल्स विल बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज एलवेज, यानी आगे के जो फ्यूचर के उपयोग के लिए भी ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएंगे। और वेरिफिकेशन स्टेटस विल बी मैनुअली वेरीफाइड बाय द डिपार्टमेंट, यानी जो है वो डिपार्टमेंट के द्वारा मैनुअली होगी। और दीज द सेम विल बी अपडेटेड इन द OTR सेक्शन एज वेल। और जैसे ही डिपार्टमेंट मैनुअली इसको वेरीफाई कर देगा आपके OTR में ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी और आपको फिर दोबारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए या दूसरी भर्ती के लिए करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरा इसमें जो साइड था वो डिपार्टमेंट साइड थी, उसमें एप्लीकेशन एंटर करनी पड़ेगी और उसके बाद में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का नाम आ जाएगा और फाइनल वेरिफिकेशन रिजेक्शन यानी जो डिपार्टमेंट करेगा और वेरिफिकेशन रिजेक्शन स्टेट विल बी अपडेटेड ऑन द OTR कि OTR में आपको पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड किया है या उसको रिजेक्ट किया है। तो ये पूरा सिस्टम था। अब जैसे इसमें ये मैंने पहले बता दिया कि इस तरीके से आपके होगा कि जैसे प्रोसेस क्या, क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल अप्लाई द स्क्रूटिनी फॉर्म वेयर इज एजुकेशन डिटेल्स विल बी फैच्ड फ्रॉम दिस इज एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म से सारी जो डिटेल्स है वो अपने आप यहाँ फैच हो जाएगी, डिटेल्स शो हो जाएगी। और इफ़ द डाटा इज ऑटो वेरीफाइड देन नो नीड टू अटैच एनी डॉक्यूमेंट। अगर यहाँ आपके वेरीफाइड आ रहा है जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी डाटा है, जैसे 10वीं की मार्कलिस्ट वेरीफाइड आ रही है तो आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इट इज रिक्वायर्ड टू अटैच द डॉक्यूमेंट मैन, अगर इफ द डाटा इज ऑटो वेरीफाइड देन नो नीड टू अटैच एनी डॉक्यूमेंट। अदरवाइज अगर मान लो ये पेंडिंग आ रहा है या वेरीफाइड नहीं आ रहा है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू अटैच द डॉक्यूमेंट मैनुअली, तो आपको मैनुअली डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। यानी जैसे 10वीं का वेरीफाइड हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है। अब जैसे 12वीं का वेरीफाइड नहीं हुआ, यहाँ पेंडिंग बता रहे हैं, तो आपको 10-12वीं की जो मार्क लिस्ट है वो आपको यहाँ अपलोड करनी पड़ेगी। द इज अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स विल बी अवेलेबल टू द रिक्रूटिंग बॉडीज टू वेरीफाई। और ये जो भी बॉडी रिक्रूट करेगी, यानी जैसे RPSC होगी या जो भी भर्ती एजेंसी होगी, वो इसको वापस वेरीफाई करेगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होगा। और डिपार्टमेंट यूजर या ऑफिस इंचार्ज वुड गेट द डिटेल्स ऑफ द ईच एप्लीकेंट। ये सारी डिटेल्स है वो डिपार्टमेंट या जो ऑफिसर होंगे उनके पास चली जाएगी और अंडर द लॉगिन उनके लॉगिन में आ जाएगी। और द ऑटो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट विल बी अवेलेबल टू वेरीफाई। ऑटो जो वेरीफाइड हो गए हैं वो भी अवेलेबल होंगे इफ रिक्वायर्ड। एंड द सेकंड लेवल ऑफ द वेरिफिकेशन और द नॉन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स वुड बी अवेलेबल एंड यूजर कैन वेरीफाई देम। या जो नॉन डिजिटल डॉक्यूमेंट यानी कोई जो ऑनलाइन नहीं है, वो जैसे आपने हार्ड कॉपी उसको अपलोड किया हुआ है उसको भी वेरीफाई वो करेंगे। और द मैन्युअली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट स्टेटस विल बी अपडेटेड। और उसमें यहाँ फिर आप वो लिख देंगे कि आपका जो मैन्युअली
है वो उसको वेरीफाइड बाय द डिपार्टमेंट हो गया है, और द सेम स्टेटस विल बी विजिबल इन द OTR में भी ये शो हो जाएगा। दिस वे वंस ए डॉक्यूमेंट इज वेरीफाइड, और इस तरीके से एक बार ये डॉक्यूमेंट कोई भी वेरीफाइड हो गया, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई अगेन फॉर द फर्दर रिक्रूटमेंट, यानी फिर उसके बाद में दूसरे किसी रिक्रूटमेंट के लिए इसको दोबारा इसको वेरीफाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी आपको सिर्फ एक बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आप भर्ती के लिए आप अप्लाई करेंगे, आपको दोबारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड या वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वेरिफिकेशन जो स्क्रीन है वो कैसे होगी कि जैसे डिपार्टमेंट यूजर लॉगिन ये होगी, ये डिपार्टमेंट के लिए एंटर एप्लीकेशन, वहाँ एप्लीकेशन एंटर करेंगे, उसके बाद में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो यहाँ शो हो जाएगी कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैंडिडेट ने लगाए हैं। हालांकि ये काम आप कैंडिडेट के लिए नहीं है, ये काम ऑफिस के लिए है। अब उसमें पूरी लिस्ट होगी, उसमें आपके पेंडिंग शो होगा या वेरीफाइड शो होगा। वेरीफाइड होगा तो उसमें कुछ करना होगा नहीं उनको, जो भी पेंडिंग होंगे उनको वेरीफाई करेंगे। द फॉलोइंग इज द डेमो स्क्रीन फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस, जैसे इस तरह से होगा। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ये यहाँ पेंडिंग शो होंगे, और वो यहाँ व्यू पे क्लिक करके उसको देखेंगे। और उसके बाद में जैसे एक और इसका मैं उदाहरण आपको बता दूँ, जैसे अगर मान लो कोई पे मैनेजर पे कोई कार्मिक अपनी डिटेल्स को DDO को भेजता है, तो उसके साथ में PDF अपलोड करता है, और उस PDF को DDO लॉगिन पे व्यू देख करने का भी ऑप्शन होता है, और उसके अलावा उसको अप्रूव करने का भी ऑप्शन होता है। तो व्यू करने के बाद में वो देखने के बाद में कि डॉक्यूमेंट सही है तो उसको अप्रूव कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ भी अप्रूव हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। अब जैसे यहाँ फिर लास्ट में जो भी सारे डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद में यहाँ फाइनली यहाँ मार्क करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड या रिजेक्टेड। अगर सब सही है तो यहाँ वेरीफाइड का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ सबमिट वो कर देंगे। ये प्रोसेस उनके लिए है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से ये जैसे मानक संचालन प्रक्रिया थी, जो स्टैंडर्ड जो ये मैंने बता दी कि किस तरीके से आपका जो भी वन टाइम वेरिफिकेशन का जो कार्य होगा वो होगा। और जो प्रोसेस था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस यानी SOP जो थी मानक संचालन प्रक्रिया, वो मैंने पूरी आपको बता दी। और मुझे विश्वास है कि जो भी अगली भर्ती होगी इसमें इसी तरीका का जो भी है सिस्टम अपनाया जाएगा, यानी वन टाइम वेरिफिकेशन का जो सिस्टम अपनाया जाएगा। तो आपको सतर्क रहना है। सबसे पहले मैं आपको आज ही एक बार और मतलब सलाह दूंगा कि आप अपने आधार और जन आधार को अपडेट करवाएं। इसमें कोई भी अगर मिस्टेक है तो आप उसको तुरंत ठीक करवाएं। और जब भी ये OTR या इसका जो वन टाइम वेरिफिकेशन का जो सिस्टम आएगा, आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको ई-मित्र वाले के भरोसे मत रहना है, क्योंकि उसके बाद में एक बार आप फॉर्म भर दिया, उसमें कुछ कमियां रहेगी, गलती रहेगी, तो आप जब तैयारी करेंगे तो आपके दिमाग में वही बात आएगी, बार बार आप परेशान होंगे और आपका जो भी कंसंट्रेशन वो नहीं बन पाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया में 2 मिनट का समय अगर आप एक्स्ट्रा दे देंगे तो वो समय आपके आगे काम आ जाएगा। तो पूरी ध्यान से जब आप संतुष्ट हो जाएं तभी उसको फाइनल सबमिट के लिए कहें और इस प्रक्रिया को अपनाएं। और इससे पहले अगर आपको कोई संशय हो तो आप जिसने भी ये फॉर्म भरा हो उसको आप देख लें, या अगर मान लो कोई आपने फॉर्म भर दिया तो आप कम से कम जो भी आसपास के जो भी जानकार लोग हैं या अपने जो भी सर्कल में है उनको एक बार आप बता दें कि मैंने ये भरा, इसमें कोई कमी तो नहीं है। क्योंकि तुरंत है तो उसको कई बार जो भी जैसे RPS वगैरह जो भी फॉर्म भरते हैं, जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड के जो फॉर्म भरेगा तो उसमें RPS ने टाइम दिया था कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर फॉर्म भरने के बाद में आप कुछ भी एडिट करना चाहें तो आप एडिट करवा सकते हैं। हालांकि उसके लिए जो फीस है वो लगेगी, लेकिन लगेगी आपका जो आगे का जो समय या आपका जो टेंशन है वो मिट जाएगी और आप निश्चिंत रूप से तैयारी कर पाएंगे। नहीं तो आपके दिमाग में बार बार वही समस्या रहती है और आप ध्यान से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।